जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 37 सुनाने जा रही हूँ। लाला समरकांत के चले जाने के बाद सलीम ने हर एक गांव का दौरा करके असामियों की आर्थिक दशा की जांच करनी शुरू की। अब उसे मालूम हुआ कि उनकी दशा उससे कहीं हीन है, जितनी वह समझे। पैदावार का मूल्य लागत और लगान से कहीं कम था। खाने कपड़े की भी गुंजाइश न थी। दूसरे खर्चों का क्या जिक्र करे। ऐसा कोई बिरला ही किसान था जिसका सिर के नीचे न दवा हो। कॉलेज में उसने अर्थशास्त्र अवश्य ही पढ़ा था और जानता था कि यहाँ के किसानों की हालत खराब है। पर अब ज्ञात हुआ कि पुस्तक ज्ञान और प्रत्यक्ष व्यवहार में वही अंतर है जो किसी मनुष्य और उसके चरित्र में। ज्यों-ज्यों उसकी हालत मालूम होती जाती, उसे असामियों से सहानुभूति होती। कितना अन्याय है कि जो बेचारे रोटियों के मोहताज हों, जिनके पास तन ढकने को केवल चिथड़े हों, बीमारी में एक पैसे की दवा भी न कर सकते, जिनके घरों में दीपक भी न जलते हों, उनसे पूरा लगान वसूल किया जाए। जब जींस महंगी थी तब किसी तरह 1 जून रोटियां मिल जाती थी। इस मंदी में तो उनकी दशा वर्णनातीत हो गई है। जिनके लड़के 5-6 बरस की उम्र से मेहनत मजदूरी करने लगे, जो ईंधन के लिए हार में गोबर चुनते फिरे, उनसे पूरा लगान वसूल करना मानो उनके मुंह से रोटी का टुकड़ा छीन लेना है, उनकी रक्तहीन देह से खून चूसना है। परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान देते हुए सलीम ने अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। वह उन आदमियों में न था जो स्वार्थ के लिए अफसरों के हर एक हुक्म की पाबंदी थे। वह नौकरी करते हुए भी आत्मा की रक्षा करना चाहता था। कई दिन एकांत में बैठकर उसने बिस्तर पे के साथ अपनी रिपोर्ट लिखी और मिस्टर गजनवी के पास भेज दी। मिस्टर गजनवी ने उसे तुरंत लिखा, आकर मुझसे मिल जाओ सलीम। उनसे मिलना न चाहता था, डरता था कहीं यह मेरी रिपोर्ट को दबाने का प्रस्ताव न करे। लेकिन फिर सोचा, चलने में हर्ज ही क्या है। अगर मुझे कायल कर दे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अफसरों के भय में मैं अपनी रिपोर्ट को कभी दबने नहीं दूंगा। उसी दिन वह संध्या समय सदर पहुंचा। मिस्टर गजनवी ने तपाक से हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर अमरकांत के साथ तो तुमने दोस्ती का हक खूब अदा किया। वह खुद शायद इतनी मुफस्सिल रिपोर्ट न लिख सकते, लेकिन तुम क्या समझते हो, सरकार को यह बातें मालूम नहीं। सलीम ने कहा, मेरा तो ऐसा ही ख्याल है। उसे जो रिपोर्ट मिलती है वह खुशामदी अलाहकारों से मिलती है, जो रियायत का खून करके भी सरकार का घर बढ़ना चाहते हैं। मेरी रिपोर्ट का वाकयात पर लिखी गई है। दोनों अफसरों में बहस होने लगी। गजनवी कहता था, हमारा काम केवल अफसरों की आज्ञा मानना है। उन्होंने लगान वसूल करने की आज्ञा दी, हमें लगान वसूल करना चाहिए। प्रजा को कष्ट होता है तो हो, हमें इसमें प्रायोजन नहीं। हमें खुद अपनी आमदनी का टैक्स देने में कष्ट होता है, लेकिन मजबूर होकर देते हैं। कोई आदमी खुशी से टैक्स नहीं देता। गजनवी इस आज्ञा का विरोध करना अनीति ही नहीं, अधर्म समझता था। केवल जाब्ते की पाबंदी से उसे संतोष न हो सकता था। वह इस हुक्म की तामील करने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। सलीम का कहना था, हम सरकार के नौकर केवल इसलिए हैं कि प्रजा का सेवा कर सकें, उसे उसकी दुर्दशा करने के लिए और उसकी उन्नति में सहायक हो सके। यदि सरकार की किसी आज्ञा से इन उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा पड़ती है तो हमें उस आज्ञा को कदापि नहीं मानना चाहिए। गजनवी ने मुंह लंबा करके कहा, मुझे खौफ है कि गवर्नमेंट तुम्हारे यहाँ से तबादला कर देगी। तबादला कर दे, इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरी रिपोर्ट पर गौर करने का वादा करो। अगर वह मुझे यहाँ से हटाकर मेरी रिपोर्ट का दाखिल दफ्तर करना चाहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। गजनवी ने विस्मय से कहा, उसके मुंह की ओर देखा, आप गवर्नमेंट को दिक्कत का मुतालक अंदाजा नहीं कर रहे हैं। अगर वह इतनी आसानी से दबने लगे तो आप समझते हैं कि रियायत कितनी शेर हो जाएगी।
जरा जरा सी बात पर तूफान खड़े हो जाएंगे। और यह महज इस इलाके की मामला नहीं है, सारे मुल्क की यही तकरीर है। अगर सरकार 80% काश्तकारों के साथ रियायत करे तो उसमें एक मुल्क का इंतजाम करना दुश्वार हो जाएगा। सलीम ने प्रश्न किया, गवर्नमेंट रियायत के लिए है या रियायत गवर्नमेंट के लिए? नहीं, काश्तकारों पर जुल्म करके उन्हें भूखों मारकर अगर गवर्नमेंट जिंदा रहना चाहती है तो कम से कम मैं अलग हो जाऊंगा। अगर मालियत में कमी आ रही है तो सरकार को अपना खर्च घटाना चाहिए, न कि रियायत पर सख्तियां की जाए। गजनवी ने बहुत ऊंच नीच सुझाया, लेकिन सलीम पर कोई असर न हुआ। उसे डंडों से लगान वसूल करना किसी तरह मजबूर न था। आखिर गजनवी ने मजबूर होकर उसकी रिपोर्ट ऊपर भेज दी और एक ही सप्ताह के अंदर गवर्नमेंट ने उसे पृथक कर दिया। ऐसे भयंकर विद्रोही पर वह कैसे विश्वास करती? जिस दिन उसने नए अफसर को चार्ज दिया, इलाके से विदा होने लगा, उसके डेरे के चारों तरफ स्त्री पुरुषों का एक मेला लग गया और सब उससे मिन्नतें करने लगे, आप इस दशा में हमें छोड़कर न जाएं। सलीम यही चाहता था, बाप के भय से घर न जा सकता था। फिर इन अनाथों से उसे स्नेह हो गया था। कुछ तो दया और कुछ अपने अपमान ने उसे उनका नेता बना दिया। वही अफसर जो कुछ दिन पहले अफसरी के मद से भरा हुआ आया था, जनता का सेवक बन बैठा। अत्याचार सहना अत्याचार करने से कहीं ज्यादा गौरव की बात मालूम हुई। आंदोलन की बागडोर सलीम के हाथ में आते ही लोगों के हौसले बढ़ गए। जैसे पहले अमरकांत आत्मानंद के साथ गांव-गांव दौड़ा करता था, उसी तरह सलीम दौड़ने लगा। वही सलीम जिसके खून के लोग प्यासे हो रहे थे, अब उसी इलाके के मुकुटहीन राजा था। जनता उसके पसीने की जगह खून बहाने को तैयार थी। संध्या हो गई थी। सलीम और आत्मानंद दिन भर काम करने के बाद लौटे। एकाएक एक बंगाली सिविलियन मिस्टर घोष पुलिस कर्मचारियों के साथ आ पहुंचे और गांव भर के मवेशियों की कुर्क करने की घोषणा कर दी। कुछ कसाई पहले ही से बुला लिए गए थे, वे सस्ता सौदा करने को तैयार थे। दम के दम में कांस्टेबल ने मवेशियों को खोल खोल कर मदरसे के द्वार पर जमा कर दिया। उदड़ भोला अलगू सभी चौधरी गिरफ्तार हो चुके थे। फसल की कुर्की तो पहले ही हो चुकी थी, मगर फसल में अभी क्या रखा था, इसलिए अब अधिकारियों ने मवेशियों की कुर्क करने का निश्चय किया था। उन्हें विश्वास था कि किसान मवेशियों की कुर्की देखकर भयभीत हो जाएंगे और चाहे उन्हें कर्ज लेना पड़े या स्त्रियों के गहने बेचने पड़े, वह जानवरों को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे। जानवर किसान के दाहिने हाथ हैं। किसानों ने यह घोषणा सुनी तो छक्के छूट गए। वे समझ बैठे थे कि सरकार और जो चाहे वह करे, पर मवेशियों की कुर्क न करेगी। क्या वह किसानों की जड़ खोद कर फेंक देगी? यह घोषणा सुनकर भी वे वही समझ रहे थे कि केवल यह धमकी है। लेकिन जब मवेशी मदरसे के सामने जमा कर दिए गए और कसाईयों ने उनकी देखभाल शुरू की, तो सभी पर जैसे वज्रघात हो गया। अब समस्या उस सीमा तक पहुंची थी जब रक्त का आदान प्रदान प्रारंभ हो जाता है। चिराग जलते जानवरों का बाजार लग गया। अधिकारी ने इरादा किया कि सारी रकम एक जाई वसूल करे। गांव वाले आपस में लड़ भिड़ कर अपने अपने लगान का फैसला कर लेंगे। इस अधिकारियों को कोई चिंता नहीं। सलीम ने आकर मिस्टर घोष से कहा, आपको मालूम है कि मवेशियों का कुर्क करने का आपको मजाज नहीं है। मिस्टर घोष ने उग्र भाव से जवाब दिया, यह नीति ऐसे अवसरों के लिए नहीं है, विशेष अवसरों के लिए विशेष नीति होती है। क्रांति की नीति शांति की नीति से भिन्न होना स्वाभाविक है। अभी सलीम ने कुछ उत्तर न दिया था कि मालूम हुआ अहिरों के महाल में लाठी चल गई। मिस्टर घोष उधर लपके, सिपाहियों ने भी संगीनी चढ़ाई और उनके पीछे चले। काशी प्रयाग आत्मानंद सब उसी तरफ दौड़े, केवल सलीम यहाँ खड़ा रहा। जब एकांत हो गया तो उसने कसाईयों के सरगना के पास जाकर सलाम अलैक किया और बोला,
क्यों भाई साहब, आपको मालूम है आप लोग इन मवेशियों को खरीद कर यहाँ की गरीब रियायत के साथ कितनी बड़ी बेइंसाफी कर रहे हैं। सरगना का नाम तेग मोहम्मद था। नाटे कद का गठीला आदमी था, पूरा पहलवान, ढीला कुर्ता, चार खाने की तहमद, गले में चांदी की ताबीज, हाथ में मोटा सोटा। नम्रता से बोला, साहब मैं तो माल खरीदने आए हूँ, मुझे इससे क्या मतलब कि माल किसका है और कैसा है। 4 पैसे का फायदा जहाँ होता है वहाँ आदमी जाता ही है, लेकिन यह तो सोचिए कि मवेशियों की कुर्की किस सबब से हो रही है। तेग मोहम्मद पर कोई प्रभाव न हुआ। सरकार से जिसकी लड़ाई होगी उसकी होगी, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तुम मुसलमान होकर ऐसी बातें करते हो, इसका मुझे अफसोस है। इस्लाम तो हमेशा मजलूमों की मदद की है और तुम मजलूमों की गर्दन पर छुरी फेर रहे हो। जब सरकार हमारी परवरिश कर रही है तो हम उनके बदखाह नहीं बन सकते। अगर सरकार तुम्हारी जायदाद छीन कर किसी गैर को दे दे तो तुम्हें बुरा लगेगा या नहीं। सरकार से लड़ना हमारे मजहब के खिलाफ है। यह क्यों नहीं कहते कि तुम में गैरत नहीं है। आप तो मुसलमान हैं, क्या आपका फर्ज नहीं है कि बादशाह की मदद करें। अगर मुसलमान होने का मतलब यह है कि गरीबों का खून किया जाए तो मैं काफिर हूँ। तेग मोहम्मद पढ़ा लिखा आदमी तो था, वह वाद विवाद करने पर तैयार हो गया। सलीम ने उसकी हंसी उड़ाने की चेष्टा की। पंथों को वह संसार का कलंक समझता था, जिसने मनुष्य जाति का विरोध दलों में विभक्त करके एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। तेग मोहम्मद रोजा नमाज का पाबंद दीनदार मुसलमान था। मजहब की तौहीन क्यों कर बर्दाश्त करता। उधर तो अहिराने में पुलिस और अहीरों में लाठियां चल रही थी, इधर इन दोनों में हाथापाई की नौबत गई। कसाई पहलवान था, सलीम तो ठोकर चलाने और घूसेबाजी में मजा हुआ। फुर्तीला चुस्त पहलवान साहब उसे अपनी पकड़ में लाकर दबोच बैठाना चाहते थे। वह गिर ठोकर पर ठोकर जमा रहा था। ताबड़तोड़ ठोकरें पड़ी तो पहलवान साहब गिर पड़े और लगे मातृभाषा में अपने मनोविकारों को प्रकट करने। उसके दोनों साथियों ने पहले ही दूर ही से तमाशा देखना उचित समझा था, लेकिन जब तेज मोहम्मद गिर पड़ा तो दोनों कमर कसकर आ पड़े। यह दोनों अभी जवान पट्टे थे, तेजी और चुस्ती से सलीम के बराबर थे। सलीम पीछे हटता जाता और यह दोनों उसे ठेलते जाते। उसी वक्त सलोनी लाठी टेकती हुई अपनी गाय खोजने आ रही थी। पुलिस उसे उसके द्वार से खोल लाई थी। यहाँ यह संग्राम छिड़ा हुआ था। उसे आंचल सिर से उतार कर कमर में बांध ली, लाठी संभाल कर पीछे से दोनों कसाईयों को पीटने लगी। उनमें से एक ने पीछे फिरकर बुढ़िया को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह 3-4 हाथ जाकर गिरी। इतनी देर में सलीम ने घात पाकर सामने के जवान को ऐसा घूंसा दिया कि उसके नाक से खून जारी हो गया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। अब केवल एक आदमी और रह गया। उसने अपने 2 योद्धाओं की यही गति देखी तो पुलिस वालों से फरियाद करने लगा। तेग मोहम्मद की दोनों घुटनियां बेकार हो गई थी, उठ न सकता था। मैदान खाली देखकर सलीम ने लपक कर मवेशियों की रस्सियां खोल दी और तालियां बजा बजा कर उन्हें भगा दिया। बेचारे जानवर सहमे खड़े थे। आने वाली विपत्ति का उन्हें कुछ आभास हो रहा था। रस्सी खुली तो सब पूंछ उठाकर भागे और हार की तरफ निकल गए। उसी वक्त आत्मानंद बदहवास दौड़े और बोले, आप जरा अपना रिवाल्वर तो मुझे दीजिए। सलीम ने हक्का बक्का होकर पूछा, क्या माजरा है, कुछ कहो तो। पुलिस वालों ने कई आदमियों को मार डाला, अब नहीं रहा जाता। मैं इस घूस का मजा चखा देना चाहता हूँ। आप कुछ भंग तो नहीं खा गए हो। भला यह रिवाल्वर चलाने का मौका है। अगर यूं न दोगे तो मैं छीन लूंगा। इस दुष्ट ने गोलियां चलाकर 4-5 आदमियों की जान ले ली। 10-12 आदमी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और कुछ इनको भी तो मजा चखाना चाहिए। मरना तो है ही। मेरा रिवाल्वर इस काम के लिए नहीं है। आत्मानंद यूं भी उद्दंड आदमी थे। इस हत्याकांड ने उन्हें बिल्कुल उन्मत्त कर दिया था।
बोले, निरपराधों का रक्त बहाकर आतताई चला जा रहा है। तुम कहते हो रिवॉल्वर इस काम के लिए नहीं है, फिर किस काम के लिए है? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भैया, एक क्षण के लिए दे दो, दिल की लालसा पूरी कर लो। कैसे कैसे वीरों को मारा है इन हत्यारों ने, देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। सलीम बिना कुछ उत्तर दिए वेग से अहिराने की ओर चला गया। रास्ते में सभी द्वार बंद थे, कुत्ते भी कहीं भाग कर जा छिपे थे। एकाएक घर का द्वार झोंके के साथ खुला और एक युवती सिर खोले, अस्त व्यस्त कपड़े, खून से तर भयातुर हिरनी सी आकर उसके पैरों से चिपट गई और सहमी हुई आंखों से द्वार की ओर ताकती हुई बोली, मालिक, ये सब सिपाही मुझे मार डाले हैं। सिपाही ने तसल्ली दी, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, माजरा क्या है? युवती ने डरते डरते बताया कि घर में कई सिपाही घुसे हैं, इसके आगे वह और कुछ नहीं कह सकी। घर में कोई आदमी नहीं है, वह तो भैंस चराने गए हैं। तुम्हारे कहाँ चोट आई? मुझे चोट नहीं आई, मैंने 2 आदमियों को मारा है। उसी वक्त 2 कांस्टेबल बंदूक लिए घर से निकल आए और युवती को सलीम के पास खड़ी देख दौड़कर उसके केस पकड़ लिए और उसी द्वार की ओर खींचने लगी। सलीम ने रास्ता रोककर कहा, छोड़ दो उसके बाल, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम दोनों को भून कर रख दूंगा। एक कांस्टेबल ने क्रोध भरे स्वर में कहा, छोड़ कैसे दूं? इसे ले जाएंगे साहब के पास, इसने हमारे 2 आदमियों को गड़ासे से जख्मी कर दिया, दोनों तड़प रहे हैं। तुम इसके घर में क्यों गए थे? गए थे मवेशियों को खोलने, यह गड़ासा लेकर टूट पड़ी। युवती ने टोका, झूठ बोलते हो, तुम मेरी बाह नहीं पकड़े थे? सलीम ने लाल आंखों से सिपाही को देखा और धक्का देकर कहा, इसके बाल छोड़ दो, हम इसे साहब के पास ले जाएंगे, तुम इसे नहीं ले जा सकते। सिपाहियों ने सलीम को हाकिम के रूप में देखा था, उसकी मातहती कर चुके थे, उस रोब का कुछ अंश उनके दिल पर बाकी था। उसके साथ जबरदस्ती करने का साहस न हुआ। जाकर मिस्टर घोष से फरियाद की। घोष बाबू सलीम से चलते थे, उनका ख्याल था कि सलीम ही इस आंदोलन को चला रहा है और यदि उसे हटा दिया जाए तो चाहे आंदोलन तुरंत शांत हो जाए पर उसकी जड़ टूट जाएगी। इसलिए सिपाहियों का रिपोर्ट सुनते ही तुरंत घोड़ा बढ़ाकर सलीम के पास पहुंचा और अंग्रेजी में कानून वगाड़ने लगे। सलीम को भी अंग्रेजी बोलने का बहुत अच्छा अभ्यास था। दोनों में पहले कानूनी मुहावरत हुई, फिर धार्मिक तत्व निरूपण का नंबर आया। इसमें उतर कर दोनों दार्शनिक तर्क वितर्क करने लगे, यहाँ तक कि अंत में व्यक्तिगत आक्षेपों की बौछार होने लगी। इसके एक ही क्षण बाद शब्द ने क्रिया का रूप धारण किया। मिस्टर घोष ने हंटर चलाया, जिससे सलीम के चेहरे पर एक नीली चौड़ी उभरी हुई रेखा छोड़ दी। आंखें बाल बाल बच गई। सलीम भी जामे से बाहर हो गया। घोष की टांग पकड़कर जोर से खींचा। साहब घोड़ों से नीचे गिर पड़े। सलीम उनकी छाती पर चढ़ बैठा और नाक पर ऐसा घूंसा मारा, घोष बाबू मूर्छित हो गए। सिपाहियों ने दूसरा घूंसा न पड़ने दिया। 4 आदमियों ने दौड़कर सलीम को जकड़ लिया। 4 आदमियों ने घोष को उठाया और होश में आए। अंधेरा हो गया था। आतंक ने सारे गांव को पिशाच की भांति छाप लिया था। लोग शोक और आतंक के भाव में दबे मरने वाले की लाशें उठा रहे थे। किसी के मुंह से रोने की आवाज न निकलती थी। जख्म ताजा था, इसलिए टीस न थी। रोना पराजय का लक्षण है। इस प्राणियों को विजय का गर्व था। रोकर अपनी दीनता को प्रकट करना नहीं चाहते थे। बच्चे भी जैसा रोना भूल गए थे। मिस्टर घोष घोड़े पर सवार होकर डाक बंगले गए। सलीम एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ एक लारी पर सदर भेज दिया गया। यह अहिरिन युवती भी उस लारी पर भेजी गई थी। पहर रात जाते जाते चारों अर्थियां गंगा की ओर चली। सलोनी लाठी टेकती हुई आगे आगे गाती जाती थी, सैया मोरा रूठा जाए सखी रे। काले खां के आत्मसमर्पण ने अमरकांत के जीवन को जैसा कोई आधार प्रदान कर दिया हो। जब तक उसके जीवन की कोई लक्ष्य न था, कोई आदर्श न था, कोई व्रत न था, इस मृत्यु ने उनकी आत्मा में प्रकाश सा डाल दिया।
काले खां याद उसे एक क्षण के लिए भी न भूलती थी और किसी गुप्त शक्ति की भांति उसे शांति और बल देती थी। वह उसकी वसीयत इस तरह पूरा करना चाहता था कि काले खां की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले। घड़ी रात से उठकर कैदियों का हाल चाल पूछना, उनके घरों पर पत्र लिखकर रोगियों के लिए दवा दारू का प्रबंध करना, उनकी शिकायतें सुनना, अधिकारियों से मिलकर शिकायतों को दूर करना, यह सब उसके काम थे और उन कामों को वह इतनी विनय, इतनी नम्रता और सहृदया से करता था। अमलों को भी उस पर संदेह की जगह विश्वास होता था। वह कैदियों का विश्वास पात्र था और अधिकारियों का भी। अब तक वह एक प्रकार से उपयोगितावादक का उपासक था। इसी सिद्धांत को मन में यद्यपि अज्ञात का रूप रखकर वह अपने कर्तव्य का निश्चय करता था। तत्व चिंतन का उसने जीवन में कोई स्थान न था। प्रत्यक्ष के नीचे जो अथाह गहराई है वह उसके लिए कोई महत्व न रखती थी। उसने समझ रखा था वहाँ शून्य के सिवा और कुछ नहीं। काले खां की मृत्यु ने जैसे उसका हाथ पकड़कर बलपूर्वक उसे गहराई में डुबा दिया और उसमें डूबकर उसे अपना सारा जीवन किसी तृण के समान ऊपर तैरता हुआ दिख पड़ा। कभी लहरों के साथ आगे बढ़ता, कभी हवा के झोंकों से पीछे हटता हुआ, कभी भंवर में पड़कर चक्कर खाता हुआ। उसमें अस्थिरता न थी, संयम न था, इच्छा न थी। उसकी सेवा में भी दंभ या प्रमाद था, द्वेष था। उसने दंभ में सुखदा की अपेक्षा की। उसने विलासिनी के जीवन में जो सत्य था उस तक पहुँचने का उद्योग न करके वह उसे त्याग बैठा। उद्योग करता भी क्या, तब उसे इस उद्योग का ज्ञान भी न था। प्रत्यक्ष ने उसकी भीतरी वाली आंखों पर पर्दा डाल कर रखा था। प्रमाद में उसकी सकीना से प्रेम का स्वांग किया। क्या उस उन्माद में लेश मात्र भी प्रेम की भावना न थी? उस समय मालूम होता था वह प्रेम में रत हो गया, अपना सर्वस्व उस पर अर्पण किया। पर आज उस प्रेम में लिप्सा के सिवा उसे कुछ न दिखाई देता था। लिप्सा ही न थी, नीचता भी थी। उसने उस सरल रमणी का हीनावस्था से अपनी लिप्सा शांत करनी चाहिए। फिर मुन्नी उसके जीवन में आई निराशाओं से भग्न, कामनाओं से भरी हुई उस देवी से उसने कितना कपट व्यवहार किया। यह सत्य है कि उसके व्यवहार में कामुकता न थी। वह इस विचार से अपने मन को समझा लिया करता था, लेकिन अब आत्मनिरीक्षण करने पर स्पष्ट ज्ञात हो रहा था कि उस विनोद में भी, उस अनुराग में भी कामुकता का समावेश था। तो क्या वह वास्तव में कामुक है? इसका जो उत्तर उसने स्वयं अपने अंतःकरण से पाया वह किसी तरह श्रेयस्कर न था। उसने सुखदा पर विलासिता का दोष लगाया, पर वह स्वयं उसे कहीं कुत्सित, कहीं विषयपूर्ण विलासिता से लिप्त था। उसके मन में प्रबल इच्छा हुई कि दोनों रमणियों के चरणों पर सिर रखकर रोए और कहे, देवियों, मैंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें दगा दी है। मैं नीच हूँ, अधम हूँ। मुझे जो सजा चाहे दो, यह मस्तक तुम्हारे चरणों पर है। पिता के प्रति भी अमरकांत के मन में श्रद्धा का भाव उदय हुआ, जिसे उसने माया का दास और लोभ का कीड़ा समझ लिया था, जिसे वह किसी प्रकार के त्याग के अयोग्य समझता था। वह आज देवत्व के ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। प्रत्यक्ष के नशे में उसने किसी न्यायी दयालु पुरुष की सत्ता को कभी स्वीकार न किया था, पर इन चमत्कारों को देखकर अब उसमें विश्वास और निष्ठा का जैसे एक सफर सा उमड़ पड़ा। उसने अपने छोटे छोटे व्यवहारों में भी ईश्वरी इच्छा का आभास होता था। जीवन में अब एक नया उत्साह था, नई जागृति थी। हर समय आशा से उसका रोम रोम स्पंदित होने लगा। भविष्य अब उसके लिए अंधकार में न था, दैवी इच्छा में अंधकार कहाँ। संध्या का समय था। अमरकांत परेड में खड़ा था। उसने सलीम को आते देखा। सलीम के चरित्र में काया पलट हुआ था। उसके उसे खबर मिल चुकी थी, पर यहाँ तक की नौबत पहुँच चुकी है, इसका उसे गुमान भी न था। वह दौड़कर सलीम के गले से लिपट गया और बोला,
खूब आए डोल। अब मुझे यकीन आ गया कि ईश्वर हमारे साथ हैं। सुखदा भी तो यही है। जनाने जेल में मुन्नी भी आ पहुंची। तुम्हारी कसर थी, अब वह भी पूरी हो गई। मैं दिल से समझ रहा था तुम भी एक न एक दिन आओगे, पर इतनी जल्दी आओगे यह उम्मीद न थी। वहाँ की ताजा खबरें सुनाओ, कोई हंगामा तो नहीं हुआ? सलीम ने व्यंग से कहा, जी नहीं, जरा भी नहीं। हंगामे की कोई बात भी हो, लोग मजे से खा रहे हैं और भाग गा रहे हैं। आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं ना? उसने थोड़े से शब्दों में वहाँ की सारी परिस्थिति कह सुनाई। मवेशियों की कुर्क किया जाने, कसाईयों का आना, अहिरों का मुहाल, गोलियों का चलना, घोष को पटक कर मारने की कथा उसने विशेष रुचि से कही। अमरकांत का मुंह लटक गया। तुमने सरासर नादानी की। और आप क्या समझते थे, कोई पंचायत जहाँ शराब और हुक्के के साथ सारा फैसला हो जाए? मगर फरियाद तो इस तरह नहीं की जा सकती। हमने तो रियायत नहीं की। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे।